जो बढ़ रहा है उसमें थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग आई है, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हो चुका है और मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स अभी भी इतने अच्छे नहीं है। क्रूड के कीमतें एलिवेटेड है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, उसके बाद कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन ऑलरेडी हार चुका है। तो आने वाले दिनों में जो पहले तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे वहां पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि काफी ऐसे सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, फार्मा है, कैपिटल गुड्स, डिफेंस है। तो ये सारी कंपनीज में हमको लग रहा है कि टेलविंड्स पॉजिटिव है, आपको अच्छे निवेश के मौके इस बाजार में भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिव बाइंग जरूर करनी चाहिए, लेकिन ब्रॉड बेस्ड बाइंग अभी भी करने का समय नहीं है क्योंकि आने वाले 3-6 महीने में जब तक रुपया वीक रहेगा, डॉलर एप्रिशिएट होगा, एफआईएस के आउटफ्लोज रहेंगे, इंडियन मार्केट्स को डेफिनेटली चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो डेफिनेटली डाउन साइड तो अभी प्रोटेक्टेड है, 15,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन ऊपरी लेवल को इंडेक्स देखने से मुझे लग रहा है कि निवेश के मौके आपको ढूंढने चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज आउटसाइड द इंडेक्स भी काफी अच्छे लिख रहे, तो यहाँ पे निवेश के मौके जरूर बनेंगे। तो वैसी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो ये डेफिनेटली एक्यूमुलेशन का पीरियड है और हम कहते हैं कि कम से कम 3-4 महीना अगर आप एक्यूमुलेट करते हो तो होपफुली एक बार नेगेटिविटी जाती है मार्केट से तो डेफिनेटली आपको अच्छी रीरेटिंग सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। देखिए, हिमाद्री केमिकल्स की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए भी रॉ मटेरियल बनाते हैं। तो ये बात मार्केट्स ने उसको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक के थीम से काफी पसंद किया था। स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट जरूर हो चुका है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है और हमको लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में होपफुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परसेंटेज बढ़ता है तो इनके लिए डेफिनेटली काफी अच्छी बात रहेगी क्योंकि लिथियम बैटरीज में जो कंपोनेंट्स लगते हैं इस कंपनी की काबिलियत है कि वो वहां पे सप्लाई करे। इंडिया में अभी काफी बड़े पैमाने पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग आने वाली है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा नजरिया लंबा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परसेंटेज बढ़ने में कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। कोर बिजनेस तो इनका अच्छी तरह से चल रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। तो निवेशक को मैं यही कहूंगा कि कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, यहाँ पे इंतजार करिए, कंपनी अच्छी है। ओनली थिंग थोड़ा सा रीरेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम लगेगा, जब अर्निंग्स रिकवरी आएगी तो तब तक होल्ड करने की राय रहेगी। देखिए, विप्रो 5G के रोल आउट का एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। इनफैक्ट 5G रोल आउट अभी बहुत ही जल्दी होने वाली है तो इसमें जो 5G का जो ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान है टेलीकॉम कंपनीज का उसमें विप्रो को डेफिनेटली फायदा होगा और ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है। हालांकि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, ऊपरी लेवल भी डिपेंड करेगा कि 5G के बिजनेस में कितना विप्रो मार्केट शेयर गेन करता है। रही बात ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए तो मुझे लग रहा है कि अभिषेक जी जहां पे बीएफएसआई, क्लाउड, डिजिटल का एक्सपोजर ज्यादा है वो कंपनीज में डेफिनेटली आपको ज्यादा तेजी इनिशियली देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल से एक्सेंचर के नंबर जो आए थे इस बात की पुष्टि देते हैं कि बड़े फ्रंटलाइन कंपनीज जैसे इन्फोसिस है, आपका टीसीएस है, इसमें डेफिनेटली पहली तिमाही उम्मीद से काफी अच्छी आनी चाहिए। प्लस रुपया वीक हो रहा है तो उसका भी फायदा इन कंपनीज पे थोड़ा बहुत मार्जिन पे आएगा। तो विप्रो की बात करें तो विप्रो होल्ड करिए, थोड़ा सा समय इसमें आपको टाइम बिताना पड़ेगा बट डेफिनेटली इस लेवल से डाउन साइड प्रोटेक्टेड लगती है। देखिए, लंबे निवेशक की अगर इनकी कैपेसिटी और एक साल, 1.5 साल होल्ड करने की है तो ही इसमें निवेशित रही है क्योंकि देखिए वोकार्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनकी सारी फैसिलिटीज अभी भी रिस्ट्रिक्टेड मोड में है, इनके ऊपर रेगुलेटर का अभी भी पूरी तरह से क्लियरेंस आया नहीं है। 200 रुपए में स्टॉक डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है लेकिन अभी भी कंपनी मुनाफे में नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर 1.5 साल का ये टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम स्पेंड कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी फाइनली ऐसा माना जा रहा है कि ऑन फंडामेंटल बेसिस एक टेक ओवर टारगेट भी है। तो ऐसा कुछ होता है तो इसमें डेफिनेटली आपको तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज साल, 1.5 साल का एक मिनिमम टाइम फ्रेम यहाँ पे बिताना बहुत जरूरी है। अर्निंग्स रिकवरी होने के बाद में ये स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। कैपिटल लॉस इनके लिए काफी बड़ा होगा अगर वो इस प्राइस पे एग्जिट करते हैं। इस कंपनी की सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है कि बड़े निवेशक जैसे राधाकिशन डमानी जी ने बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो साउथ में इंडिया सीमेंट्स इज अ वेरी डोमिनेंट प्लेयर
और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सीमेंट में जिस प्रकार का ग्रोथ आने की संभावना है, अगर जीडीपी 7-8% से ग्रो करता है तो सीमेंट पहला बिल्डिंग ब्लॉक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसकी जरूरत लगती है। तो हमको लग रहा है कि इनको थोड़ा समय इसमें और बिताना चाहिए। अगर ये थोड़ा टाइम फ्रेम रखने की कैपेसिटी रखते हैं कम से कम 12 to 18 मंथ्स, तो इवन करंट प्राइस पे थोड़ा बहुत एवरेज करिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बड़े एचएनआईज इसको ऑलरेडी खरीद चुके हैं और जब तक ये फैक्टर प्ले आउट होगा तब तक शेयर में कोई भारी गिरावट अभी इस लेवल से तो आएगी नहीं। रिकवरी आने के लिए कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम देना जरूरी है। ये भी स्टॉक इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे खरीदा है तो एवरेज करना जरूरी है, अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड इस प्राइस पे डेफिनेटली इनके लिए काफी दिक्कत भरा हो सकता है। देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो इमामी पेपर है ये ज्यादातर क्राफ्ट पेपर बनाते हैं और यहाँ पे इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो वेस्ट पेपर है। वेस्ट पेपर ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट होता है, तो पेपर कंपनीज में वहां पे तेजी हो रही है जहाँ पे राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर कंपनीज बनाती है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होती है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये कंपनी तो अच्छी है, लेकिन पेपर की जो अभी बढ़ोतरी हमने प्राइसेस में देखी है वो ज्यादातर प्रीमियम क्वालिटी प्रिंटिंग और राइटिंग क्वालिटी के पेपर्स में ही हो रही है। इमामी पेपर को शायद इतना बड़ा फायदा ना मिले। अगर ये चाहे तो 2-3 अच्छे विकल्प है जो पेपर इंडस्ट्री में, जैसे कि जेके पेपर है, वेस्ट कोस्ट पेपर है, जहां पे मुझे लग रहा है कि अगर ये स्विच करते हैं तो इनका जो नुकसान है वो तो निकल ही जाएगा बट अच्छा खासा मुनाफा भी बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये 2 विकल्प पे फोकस करें, क्योंकि इमामी पेपर में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि हाल ही में हम सभी को पता है कि डॉलर अप्रिशिएट हो चुका है, रुपया वीक हो चुका है, तो इनका जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा और मार्जिन पे एक्चुअली प्रेशर आएगा। तो द अदर 2 कंपनीज जो हमने बताई है वहां पे निवेश करने के मौके हैं, तो वहां पे निवेश करें और अपना पैसा रिकवर करें। इस कंपनी में सबसे बड़ी बात है कि ये बेसिकली तीसरा बड़ा रेटिंग प्लेयर है इंडिया में और मुझे लग रहा है कि देखिए हालांकि इनकी बाइंग प्राइस से तो ये काफी गिर चुका है, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल वापस बढ़ने लगा है। अभी वापस बैंक क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। डेट मार्केट में भी हमको लग रहा है कि अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आने वाले दिनों में आ सकती है। इस कंपनी को डेट मार्केट से भी काफी बड़ा इन्फ्लो मिलता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, बहुत ही अच्छे डिविडेंड्स देती है और करीबन 550-600 करोड़ की कैश के ऊपर बैठी है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि रेटिंग बिजनेस में बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि अगर इकोनॉमी इंप्रूव होती है तो ऑब्वियसली डेट मार्केट से इनको फायदा मिलेगा। तो ऑलरेडी ऑल्दो शेयर का प्राइस तो इनका गिरा है, मेरे ख्याल से इनको एटलीस्ट 12 to 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके होल्ड करना चाहिए। अगर चाहिए तो ये थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि 50% गिरावट उनके बाइंग प्राइस से हुई है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा और एक्वायर करते हैं तो इनका एवरेज कॉस्ट भी कम होगा और आगे आने वाले टाइम में रिस्क रिवॉर्ड के लिए ये अच्छी बात होगी। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट अभिषेक पिछले साल तो ये स्टॉक बहुत तेजी से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दे चुका है। कंपनी ने बोनस इश्यू भी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि इसमें शेयर प्राइस गिरना शायद थोड़ा सा ओवर पेसिमिस्टिक होगा। पहली बात तो कंपनी एक मोनोपोली प्लेयर है, पावर ट्रेडिंग में 98% का मार्केट शेयर है और नया कंपटीशन जो आने वाला है उसको कम से कम 1.5-2 साल तो जरूर लगेंगे। इनका एक गैस का बिजनेस भी है, गैस वॉल्यूम का बिजनेस है, गैस एक्सचेंज का, जहां पे वॉल्यूम्स काफी अच्छी तरह से बढ़े और अभी रिसेंटली मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि प्राइसेस कम से कम एटलीस्ट इस लेवल पे सस्टेन होंगे। मुझे लग रहा है कि इसमें जो निवेशक है उनको कम से कम 1-1.5 साल का अगर टाइम फ्रेम है तो ही होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है, बट क्वार्टरली अगर परफॉर्मेंसेस देखे तो मैनेजमेंट ने काफी अच्छी तरह से कहा है कि मार्जिन 80-82% इबिटा लेवल पे ये मेंटेन करेंगे। तो नेट आई थिंक पोजीशन स्ट्रांग है, होल्ड करिए। प्राइस सिर्फ देख के कंपनी का अनुमान लगाना कि कंपनी खराब है अच्छी है ये शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। तो आई वुड सजेस्ट इन्वेस्टर्स टू होल्ड ऑन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसमें जरूर लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक थोड़ा सा पॉजिटिव एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि कंपनी बहुत हाईली लिवरेज्ड है, करीबन 40,000 करोड़ के ऊपर का कर्जा है और यहाँ पे इनके ग्रुप चेयरमैन चंद्रा साहब ने कहा है कि 24 तक वो जेएलआर का पूरा डेट जीरो करना चाहते हैं। तो मार्केट्स इस बात को क्लोजली वॉच करेगा। मेरे ख्याल से यूरोप से जो इनका बिजनेस है वो थोड़ा सा वहां पे जो हेडविंड्स है वो थोड़े से चैलेंजिंग है, तो हो सकता है कि मार्जिन में थोड़ा सा दबाव आपको इस क्वार्टर में देखने को मिले।
मेरी राय में जो सबसे वेल पोजिशन स्टॉक है वो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड है और यूटिलिटी व्हीकल और ट्रैक्टर स्पेस में महिंद्रा है, क्योंकि ये दोनों कंपनीज में रिस्क रिवॉर्ड टाटा मोटर्स से काफी बेहतरीन है। महिंद्रा ने तो अभी रिसेंटली स्कॉर्पियो एन का भी लॉन्च किया है, जिसका काफी बड़ा रिस्पॉन्स मार्केट्स में आने वाले दिनों में आएगा। सबसे बड़ी बात, अभी भी इनकी गाड़ियों को जो वेटिंग पीरियड है वो काफी लंबा है। XUV 700 करीबन 7-8 महीने की वेटिंग है, महिंद्रा थार की अराउंड 6 मंथ्स है। तो इस बात की पुष्टि है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है और सेमीकंडक्टर का इशू इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। अशोक लेलैंड तो डिफेंस का भी प्ले है और प्लस कमर्शियल व्हीकल सेक्टर अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। तो टाटा मोटर्स जिनके पास है वो होल्ड करे बट फ्रेश निवेश ना करे, बट डेफिनेटली अशोक लेलैंड महिंद्रा में अगर कोई गिरावट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है तो वो खरीदने के मौके रहेंगे। डेफिनेटली आने वाले 12 महीने में अच्छी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आ सकती है। इनफैक्ट सृष्टि, मुझे लग रहा है कि देखिए फंडामेंटली जो यूरिया कंपनीज है इनके लिए आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा। नॉर्मली पोस्ट मानसून यहाँ पे वॉल्यूम पिकअप होता है और मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो गिरावट फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आई है वो इस कारण हुई है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स में ऐसे रिपोर्ट्स है कि सब्सिडी की पेमेंट थोड़ी बहुत स्लो हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि मानसून अगर ठीक ठाक रहता है तो डेफिनेटली आपको वापस फर्टिलाइजर और यूरिया मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है इसमें अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे जो सबसे बड़ा और काफी पुराना ट्रिगर है कि इनकी जो चेंबूर फैसिलिटी है वहां से ये रीलोकेशन की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफी बड़ा रियल एस्टेट का भी पोटेंशियल है क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया है। तो ये भी अगर होपफुली आने वाले नियर टर्म में होता है तो आरसीएफ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि ये पुराना ट्रिगर है बट अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मानसून ठीक ठाक होता है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि इनका कॉस्ट प्राइस भी निकलेगा और अच्छा खासा ये मुनाफा भी कमाएंगे। बट टाइम फ्रेम मिनिमम कम से कम 6 to 12 मंथ रखिए, क्योंकि नॉर्मली फर्टिलाइजर कंपनीज पोस्ट मानसून अच्छा करती है। तो आई वुड सजेस्ट टू होल्ड, अभी पैनिक मत करिए। ठीक है, अभी फिलहाल जो न्यूज फ्लो आया है वो ये है कि बीएमएल ने अपने जो जो रियल एस्टेट के एसेट्स है उसको डीमर्ज करने के लिए शुरू की है। ये रियल एस्टेट के जो एसेट्स है वो अलग कंपनी में जाएंगे और जो दूसरी कंपनी है बीएमएल वहां पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को वो अभी इंटरेस्ट इनवाइट करेगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय रुकिए, क्योंकि बीएमएल एक बहुत ही अच्छी एसेट है और हमको लग रहा है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा वो अच्छा खासा प्रीमियम जरूर देगा। गवर्नमेंट भी चाहेगी कि अच्छा प्राइस मिले और ओवरऑल ऑर्डर बुक की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें तो आने वाला साल बीएमएल के लिए काफी अच्छा रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इन्होंने डेफिनेटली ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदा है, अगर ये चाहे तो थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर भी सकते हैं, क्योंकि इसलिए इसके बाद ही इनका एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा रीजनेबल हो जाएगा। बट नजरिया कम से कम 12 to 15 मंथ्स रखिए, क्योंकि ये सारी गवर्नमेंट की प्रोसेस और प्रक्रिया कंप्लीट करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो आई वुड सजेस्ट टू होल्ड ऑन, बट डेफिनेटली टाइम फ्रेम 12 to 15 मंथ्स रखिए। मुझे लग रहा है कि देखिए पहली बात तो जम्मू कश्मीर बैंक का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो डेफिनेटली उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन इनका जो मेन मार्केट है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं, लेकिन ये सारे इन्वेस्टमेंट्स अभी भी प्ले आउट होने में काफी समय लगेगा। तो इनका नजरिया अगर कम से कम 1.5-2 साल है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो बैंक एक ही स्टेट के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट है वहां पे ग्रोथ नंबर्स थोड़े से मॉडरेट होते हैं, ग्रोथ पॉसिबिलिटीज भी कम रहती है। तो अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए, थोड़ा बहुत एवरेज भी करिए। बट अदरवाइज कोई दूसरी बैंक में ये अगर अच्छा खासा अपसाइड एक्सपेक्ट करते हैं और वो रीजनेबल टाइम फ्रेम अगर साल भर में आप एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं समझता हूं कि बड़े बैंक्स पे फोकस करिए, क्योंकि बड़े बैंक्स में बैलेंस शीट बड़ी होती है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक होती है और जो भी शॉक्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो आई वुड प्रीफर आईसीआईसीआई बैंक, अगर ये चाहे तो यहाँ पे भी ये पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड इन द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ आईसीआईसीआई बैंक में काफी स्ट्रांग है। तो जम्मू कश्मीर बैंक तो अच्छी है, लेकिन रिटर्न्स कम से कम आने में काफी समय लगेगा। तो बेटर टू वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। एसबीआई कंट्री का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और सबसे बड़ी बात पिछले क्वार्टर में इन्होंने क्लियरली कहा था कि क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अगर बढ़ती है तो इसका फायदा बैंक को मिलेगा। ऑलरेडी क्रेडिट ग्रोथ जो है अभी डबल डिजिट्स में आ चुका है। हमको लग रहा है कि जो भी इंक्रीमेंटल कॉर्पोरेट कैपेक्स डिमांड आएगी, रिटेल डिमांड आएगी, इसका फायदा बैंक को जरूर मिलेगा। एसेट क्वालिटी भी अभी रीजनेबली अच्छी है। सबसे बड़ी बात, काफी ऐसे ग्रोथ ट्रिगर्स है, जैसे कि इनका योनो ऐप है जो मार्केट्स पे रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इनके 5 करोड़ कस्टमर्स है वहां पे कोई मोनेटाइजेशन की बातें चल रही है। मेरे हिसाब से अगर ये कोई इन्वेस्टर कम से कम 6-12 महीने का व्यू पॉइंट लेके काम करता है तो करीबन 500-525 का एक मीडियम टर्म टारगेट पॉसिबल है। स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे
आ चुका है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर होपफुली अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट साइकिल तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये रिस्क रिवॉर्ड इस प्राइस से काफी अच्छा इन्वेस्टर को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए और डेफिनेटली अगर हो सके तो थोड़ा बहुत इस प्राइस पे भी अगर किसी को खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं, क्योंकि आने वाले 12-15 महीने में क्रेडिट ग्रोथ साइकिल बढ़ेगी तो डेफिनेटली बैंकों को और बड़े बैंक जैसे एसबीआई को काफी फायदा होगा। अभिषेक जी, ये स्टॉक अच्छा है, इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में काम करता है और ज्यादातर टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए हाउसिंग फाइनेंस मार्केट डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, क्योंकि अभी काफी समय के बाद इंटरेस्ट रेट साइकिल पॉजिटिव हो चुकी है और कहीं ना कहीं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी फायदा होना चाहिए। बट अगर हम इस कंपनी की स्टॉक पे प्राइस का मूवमेंट देखें तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक बहुत ही समय तक थोड़ा सा वोलेटाइल था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अभी भी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए पोजीशन होल्ड करनी है डेफिनेटली थोड़ा बहुत इस प्राइस से भी खरीद सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में डेफिनेटली हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी भी इनका ठीक है, लोन बुक ग्रोथ भी अच्छा है, ओवरऑल शेयर का प्राइस धीरे चल रहा है इसलिए शेयर में मूवमेंट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, बट बैलेंस शीट हमको काफी स्ट्रांग लग रही है, तो इसमें निवेशित रहिए। करंट प्राइस में भी अगर कोई खरीदता है तो कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रख के इसमें काम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा ढीला चले, बट लॉन्ग टर्म में हमको लग रहा है कि वैल्यू अपसाइड जरूर आ सकती है। जी, आपने बात बराबर कही कि केमिकल सेक्टर में थोड़ी बहुत थकावट देखने को मिली है और ये इसलिए है क्योंकि ग्लोबली जो आरती इंडस्ट्रीज का जो मेन फोर्टे है वो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में है। एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग में जो बिजनेस होता है वो ज्यादातर कमोडिटी बिजनेस होता है और जहाँ पे प्राइसिंग पावर बिल्कुल नहीं होती। पिछले 2 साल में कंपनी ने बहुत अच्छा वॉल्यूम और प्राइस का बेनिफिट मिला है। आने वाला साल में दैट इज FY23 में थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। हालांकि अभी भी चाइना पूरी तरह से प्रोडक्शन रिज्यूम नहीं कर चुका है, लेकिन प्राइसेस में काफी कटाई देखने को मिली है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कहा था पिछले क्वार्टर में कि ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में प्राइसेस थोड़े से और स्टेबलाइज होंगे। तो मेरे ख्याल से पहले तिमाही का नंबर्स आने दीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री हमको पता लगने दीजिए। ओवरऑल मार्केट्स में ऐसा व्यू बन रहा है कि केमिकल कंपनीज में स्पेशली जो कंपनीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं बनाते वहां पे प्राइसिंग पावर की दिक्कतें रहेंगी। जो कंपनीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाते हैं और मोनोपोली प्लेयर्स होते हैं वहां पे डेफिनेटली प्राइसिंग को लेके काफी पॉजिटिविटी, जैसे कि दीपक नाइट्राइट है, उसके बाद गुजरात नर्मदा वैली कॉर्पोरेशन है। तो ये ऐसे विकल्प है जो शायद आरती इंडस्ट्रीज से काफी अच्छा करेंगे, क्योंकि इनके पास मोनोपोली है और सबसे बड़ी बात प्राइसिंग पावर है। तो